नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और यहाँ 4 लाइनें सुंदर सी आपके लिए लिखी गई हैं। देखिए दिया गया है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आपको निश्चित रूप से आपके संकल्प को विकल्प के रूप में परिवर्तित नहीं होने देना है, निरंतर प्रयास करना है। थकना मना है, रुकना मना है। इसी क्रम में अगर आप प्रयास करते रहे तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहेंगे। यह सेशन आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया है? तो हमारे विकल्प जो दिए गए हैं 5 दिसंबर, दूसरा दिया गया है 5 नवंबर, तीसरा दिया गया है 5 अक्टूबर और चौथा दिया गया है 5 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। 5 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा कौन सा ऐप प्रारंभ पोर्टल किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कृषि निवेश पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। किस पोर्टल को? कृषि निवेश पोर्टल को। अब इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? तो यह भी आप ध्यान रखें, महिलाओं का कृषि के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब यहां 5 दिसंबर को प्रारंभ किया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 दिसंबर को ही किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस। कौन सा? विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? तो 2014 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में हम इसकी थीम भी याद रखेंगे। तो इसकी 2022 की थीम जो है, ये थीम है मिट्टी जहां से भोजन प्रारंभ होता है या शुरू होता है, जो है ये 2022 की विश्व मृदा दिवस की थीम है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल ऐप हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों, सारथी ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा प्रारंभ किया गया है आरती ऐप। अगर पूछ लिया जाए गरुड़ ऐप का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप को प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है तंबाकू छोड़ो ऐप, ये किसकी पहल है? तो आपको ध्यान रखना है WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है संभव पोर्टल का संबंध या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में जो अन्य विकल्प हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है 5 नवंबर के बारे में। अगर हम बात करें 5 नवंबर के बारे में, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस को? 5 नवंबर को। अगर बात करें मित्रों 5 अक्टूबर की, तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, साथ ही साथ राष्ट्रीय डाल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 सितंबर की, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 2022 में आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के 14,500 विद्यालय जो हैं इनका उन्नयन करना या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में कल के सीरीज में एक आपको गलती सुधार करना है, वहां पर आपको नासा की स्थापना मेरे द्वारा बताया गया था, जो कि गलती से 1969 बता दिया गया था। इसको आप सही कर लेंगे। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में होती है, या इसको सही कर लेना है आपको मित्रों। और इस गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से ऐसी गलती ना हो इसके लिए कोशिश की जाएगी। और अत्यधिक तथ्यों को बताने के आधार पर ही ये गलतियां हो जाती हैं, ये मानवीय त्रुटि है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहां देखिए, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड पूछे जाते हैं। अब एक सूची के माध्यम से हम आपके समक्ष ये सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न आप देखेंगे तो पूछा जाता है, भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, और इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगर पूछा जाए भारतीय रबर बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1947 में होती है और कोट्टायम केरल में इसका मुख्यालय है। अगर पूछा जाए भारतीय चाय बोर्ड की, तो 1954 में स्थापना होती है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। अगर बात पूछा जाए भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976 में, और इसका जो मुख्यालय है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। साथ ही साथ अगर भारतीय मसाला बोर्ड पूछा जाए तो 1987 में और कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की बात करें तो यह 2009 में स्थापित होता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण केंद्र की प्रसंस्करण की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना होती है और पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास की बोर्ड की बात करें तो यह 2006 में इसकी स्थापना होती है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की बात कर दें तो इसकी स्थापना 2009 में होता है और इसका मुख्यालय जो है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यही से एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड संस्था है। और आपको याद रखना है कि नाबार्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो शिवरमन समिति के आयोग की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन होता है। कब गठन होता है? तो आपको ध्यान रखना है 1982। कब होता है? 1982 में होता है। और नाबार्ड के द्वारा एक आपको याद रखना है जीवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैविक खादों का उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि कृषि किस विषय की सूची में शामिल है? तो आप याद रखेंगे समवर्ती सूची का विषय में शामिल है कृषि, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यहां देखिए, पहला विकल्प दिया गया सिंगापुर, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा ए एंड बी दोनों, और चौथा जो दिया गया है दमिश्क। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा, ए एंड बी दोनों। ये जो है वो जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के द्वारा जारी किया गया है। अब ये संस्थान कौन जारी करता है? तो आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा देश जो है ये विश्व का सबसे महंगा शहर है, और कौन शहर विश्व का सबसे सस्ता शहर के रूप में है रहने योग्य। अगर हम बात करें पहले स्थान की दोस्तों, तो यहां पहले स्थान के रूप में आपके दो शहर हैं। कौन कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है। साथ ही साथ न्यूयॉर्क। ये जो दोनों शहर हैं ये दोनों क्या हैं? पहले स्थान पे हैं। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे सबसे सस्ता कौन सा है? तो दमिश्क है। क्या है? दमिश्क है। ये सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। और रहने के लिए सबसे सस्ता शहर कौन है? तो दमिश्क है। इसी क्रम में हम देखेंगे सिंगापुर की राजधानी से संबंधित, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है।
क्या है? सिंगापुर सिटी है। और हाल ही में अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो हम लोगों ने सिंगापुर से संबंधित एक पदांग स्थल को पढ़ा है। क्या? पदांग स्थल को। तो इसको राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किया गया है और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जिसे संबंधित स्थल है, इसी कारण इसको राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सिंगापुर में पदांग जो स्थल है किससे संबंधित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है और इसे राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसी क्रम में पूछा जाता है न्यूयॉर्क के बारे में, तो आपको याद रखना है ऊंची ऊंची मीनारें और चौड़ी सड़कों के लिए विश्व में कौन सा शहर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क जाना जाता है। साथ ही इस किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यूएन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी कहां स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि आपको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएन से आपको याद रखना है इसके भाग कितने हैं? तो इसके भाग टोटल 6 हैं और इन 6 भागों में 5 भाग का मुख्यालय जो है ये कहां है? यूएसए में ही है और न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक भाग जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर या यूएसए के बाहर है। कहां है? द हेग में है। ये किस देश का शहर है? तो ये नीदरलैंड का शहर है और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यूएनडीपी की, तो आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में होती है। साथ ही साथ इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्तमान में भारत का स्थान कितना है मानव विकास सूचकांक में? तो भारत का स्थान 132वां है और इससे पहले कितना था? तो 131 था। इसी क्रम में आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण इंडेक्स और पूछा जाता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। कितना है? 150 है। और यह 8 अंकों का, यह 8 अंक जो है ये भारत का है पायदान में। पहले कितना था? तो 142 स्थान था। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान पहले 142 था और अब की बार कितना है? 150 है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, उनको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइज कास्ट लिविंग सर्वे 2022 में भारत का क्या कोई शहर शामिल है? तो आपको ध्यान रखना है टॉप 100 शहरों की सूची में भारत के कोई शहर शामिल नहीं है। इसी क्रम में आपको इंडेक्स से बात हो रही है तो जरूर याद रखना है इंडेक्स के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 देशों में 180वें स्थान पे कौन है? तो ये भारत का स्थान सबसे निचले स्थान पे है। अगर पूछ लिया जाए आपसे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। अगर पूछ लिया जाए विश्व शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135वां है। और विश्व भुखमरी सूचकांक अगर पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है। पहले कितना था? तो 101 था और इसमें 6 अंकों की गिरावट देखी गई है। ये महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? यहां देखिए ये जो अवार्ड है द बैंकर्स ऑफ बैंक ऑफ द ईयर 2022, इसे बैंकों का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का नोबेल
पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? द बैंकर्स ऑफ द ईयर कोई पुरस्कार को बैंकों का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन लंदन में किया गया। अब यहां आपको ध्यान रखना है, लंदन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन, आपको याद रखना है। हम विकल्प अगर देख लें तो पहला हमारा विकल्प दिया गया है एसबीआई, दूसरा आरबीआई, तीसरा केनरा, चौथा एचडीएफसी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही है। केनरा बैंक जो है ये 2022 का द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है केनरा बैंक को दिया गया है। अगर हम बात करें यहां के महानिदेशक या प्रमुख कौन है तो आपको याद रखना है एलवी प्रभाकर। कौन है? एलवी प्रभाकर हैं। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और केनरा बैंक का मुख्यालय कहां है? तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय बंगलौर में है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में इसका आयोजन हमने देख लिया। इसका आयोजन कहां किया गया था? लंदन में किया गया था। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो लंदन में किया गया था। और द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार बैंकों का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इसमें केनरा बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में चुना गया है। और यह पुरस्कार एलवी प्रभाकर को दिया गया है, जो कि केनरा बैंक के अध्यक्ष के रूप में है। आइए इसी क्रम में अन्य बैंक भी दिए गए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है एसबीआई से संबंधित। तो आपको याद रखना है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। और इससे पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है तैरता हुआ एटीएम किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो ये एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है। और कहां जारी किया गया है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। कहां? जम्मू कश्मीर के डल झील में तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है, जो कि किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। और वर्तमान में एसबीआई के प्रमुख कौन है? तो दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा जो हैं ये वर्तमान में एसबीआई के प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था आरबीआई को? तो अधिनियम 1934। और कब स्थापना होती है? तो 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ इसके पहले जो गवर्नर है किसे नियुक्त किया जाता है? ओसबोर्न स्मिथ को नियुक्त किया जाता है। और इसका मुख्यालय उस दौरान कोलकाता होता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि पहले भारतीय गवर्नर के रूप में किसे चुना जाता है? तो सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख को चुना जाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और यहां मुख्यालय इसका वर्तमान में मुंबई जो है इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं। यह भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला ई बैग यहां ई बैग से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो एचडीएफसी बैंक जो है ये ई बैग इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा प्रारंभ करने वाला बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी है। साथ ही साथ आपको 2 प्रश्न और याद रखने हैं। अगर पूछा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। और पुनः आपको याद रखना है 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1980 ईस्वी में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। पुनः आपको बता दिया जाए कि वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन जो कि लंदन में होता है और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर बैंकों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाने वाला द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से एल.वी. प्रभाकर को नियुक्त चुना गया। और ये केनरा बैंक से संबंधित हैं और इनका केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है, आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को हम देखें। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हमारा विकल्प दिया गया है, पहला पीवी सिंधु, दूसरा उन्नति हुड्डा, तीसरा दिया गया है वेक्टर एक्सेलसन, चौथा दिया गया है लक्ष्य सेन। ये चारों विकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम अपने सही आंसर की बात करें तो हमारा सही आंसर जो है ये उन्नति हुड्डा को दिया गया है। अब अगर हम बात करें सबसे पहला कि इसका आयोजन कहां किया गया था, या आपको ध्यान रखना है तो ये थाईलैंड, कहां? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है मित्रों? बैंकॉक है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो चायो फ्रायो नदी के तट पर स्थित है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और इसे हाथियों का देश या सफेद हाथियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो थाईलैंड को जाना जाता है। साथ ही साथ दुनिया में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कौन सा देश करता है? तो थाईलैंड करता है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें उन्नति हुड्डा की तो इन्होंने अंडर 17 भार वर्ग में, अंडर 17 भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यह सिल्वर पदक जीता है। कौन पदक? सिल्वर पदक जीता है। तो आपको जरूर याद रखना है कि इसी भार वर्ग में गोल्ड पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो थाईलैंड, थाईलैंड की खिलाड़ी ने इसमें गोल्ड पदक जीता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की तो आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हाल ही में पूछा जाए तो सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर टूर्नामेंट, सिंगापुर टूर्नामेंट, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है स्विस, स्विस ओपन, स्विस ओपन का खिताब आपको याद रखना है, सैयद मोदी, सैयद मोदी टूर्नामेंट, साथ ही साथ आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में, और आपको याद रखना है, आपको याद रखना है रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में, और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाली खिलाड़ी के रूप में तो आपको याद रखना है सिंगापुर टूर्नामेंट, स्विस ओपन किताब, साथ ही साथ सैयद मोदी टूर्नामेंट, और आपको टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, कांस्य पदक, और रियो ओलंपिक में सिल्वर, सिल्वर पदक, और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो इन सारे का आंसर जो होगा हमारा वो पीवी सिंधु होगा। और इन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लें अगले विकल्प की तो वेक्टर एक्सेलसन से, तो यहां से आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता कौन रहे? तो विक्टर एक्सेलसन रहे। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इसमें उप विजेता कौन रहे? तो लक्ष्य सेन। कौन? लक्ष्य सेन रहे। ये भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया ऑल इंग्लैंड की जगह पे ऑल इंडिया, ऑल इंडिया बैडमिंटन, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब 2022 का किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दो खिलाड़ी और आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए शरद कमल के बारे में, शरद कमल के बारे में, तो आपको भूलना नहीं है हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम का समापन हुआ है। आपको ध्यान
रखना है इसमें भारत ने टोटल कितने पदक प्राप्त किए हैं, 61 पदक, और पदक तालिका में किस स्थान पे, चौथे स्थान पे। और अगर हम बात करें इस कॉमनवेल्थ गेम में जो कि 22वां संस्करण था, इसमें सबसे ज्यादा पदक भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने जीता है, तो शरद कमल ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। कौन, शरद कमल ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। और इनका खेल क्या है, तो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस जो है इनका खेल है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो शरद कमल है। और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद जी को सम्मानित किया गया है। या भी आपको याद रखना, शरद कमल को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लें हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, संघ के प्रमुख की नियुक्ति की गई है, तो इन्हें निर्विरोध चुना गया है। इनका नाम क्या है, पीटी ऊषा। क्या नाम है, पीटी ऊषा हैं। और ये कहां से संबंधित हैं, केरल से संबंधित है। साथ ही साथ सियोल ओलंपिक में 1986 में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1927 ईस्वी में होता है, यह भी आपको याद रखना है। यकीन मानिए खेल परिदृश्य से ये सारे प्रश्न जो दिए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और इस पदक तालिका में अगर एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की बात की जाए कि पदक तालिका में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो टोटल 5 पदक प्राप्त किए हैं। और पदक तालिका में किस स्थान पे है, 5वें स्थान पे है, यह भी याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। यहां देखिए पहला हमारा विकल्प दिया गया कल्याण चौबे, दूसरा दिलीप टर्की, तीसरा रोजर बिन्नी, चौथा दिया गया है राजीव लक्ष्मण। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये राजीव लक्ष्मण जी को किया गया है, चुना गया है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, ये अधिनियम 2005 और रंग राजन समिति के सिफारिश पर इसका 2006 में, कब, 2006 में 12 जुलाई 2006 में इसकी स्थापना की जाती है, आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली, कहां, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लें यहां कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो हमारा आंसर होगा राजीव लक्ष्मण को चुना गया है। और इसकी स्थापना अधिनियम 2005 के द्वारा रंग राजन समिति की आयोग की सिफारिश पर 12 जुलाई 2006 में स्थापित किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, 2 दिवस पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में, तो पीसी महालनोबिस जी की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। लेकिन अगर पूछ लिया जाए विश्व सांख्यिकी दिवस पूछ लिया जाए, तो यहां आंसर हमारा 20 अक्टूबर होगा। क्या होगा, 20 अक्टूबर होगा। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली किस पर आधारित थी, तो आपको याद रखना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरा पीसी महालनोबिस पर आधारित था। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी क्रम में अन्य विकल्प भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कल्याण चौबे की, तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल
संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दिलीप टर्की की, तो आपको याद रखना है भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप टर्की को निर्विरोध चुना गया है। और बात करें रोजर बिन्नी की, तो आपको इनको भूलना नहीं है, बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली जी के बाद किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया है। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसी क्रम में हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं और इन्होंने शपथ ग्रहण भी किया है। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है, यह भी ध्यान रखना है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे यू ललित जी के स्थान पर डीवाई चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, हाल ही में भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे आर वेंकट रमणी जी को शपथ इन्होंने शपथ लिया है। और ध्यान रखना है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76। कौन सा? अनुच्छेद 76 में वर्णित है। इसी क्रम में आप कैग याद रखेंगे, कैग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। और भारत के 14वें कैग कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, ये भारत के 14वें कैग के रूप में हैं। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। ये भी काफी चर्चा में है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? अब यहां बात हो रही है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो हमारा विकल्प पहला दिया गया कर्नाटक, दूसरा दिया गया तमिलनाडु, तीसरा दिया गया केरल, चौथा दिया गया सौराष्ट्र। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर डी सही होगा, सौराष्ट्र विजेता रहा है। कौन रहा है? सौराष्ट्र विजेता रहा है। अब पहला प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो आप ध्यान रखें कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। और आप ध्यान रखेंगे कि 2022 में इसका फाइनल का मैच अहमदाबाद में आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम के रूप में सौराष्ट्र रहा और उप विजेता के रूप में महाराष्ट्र या मुंबई, महाराष्ट्र की टीम जो है यह उप विजेता टीम के रूप में रही है। आपको ध्यान रखना है कि सौराष्ट्र की टीम जो है पहली बार इस विजय हजारे ट्रॉफी को जीत रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2008 में पहली बार सौराष्ट्र की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता था और ये दूसरी बार है। कौन है? ये दूसरी बार 2022 में ये सौराष्ट्र की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंधित है तो आप क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे अगर पूछा जाए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1909 ईस्वी में होता है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो दुबई, इसका मुख्यालय दुबई में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो ग्रेग वर्कले जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं और हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है बीसीआई, इसका स्थापना कब होता है? तो 1928 ईस्वी में होता है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। और यहां से एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि पुरुष जो क्रिकेट टीम है इसके कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। साथ ही साथ आपको महिला टीम के कोच के बारे में बात करें तो रमेश पंवार जो हैं ये महिला टीम के कोच के रूप में हैं। अब खेल परिदृश्य से अगर बात करें तो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप
का आयोजन किया गया था। तो ये कहां आयोजन किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता टीम के रूप में कौन रहा? तो इंग्लैंड जो है ये विजेता टीम के रूप में रहा। और ये दूसरी बार, कब? ये दूसरी बार विजेता टीम के रूप में इंग्लैंड रहा। साथ ही साथ 2019 का वनडे वर्ल्ड कप को पहली बार किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने भी जीता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे टी20 एशिया कप, इसका आयोजन कहां किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि टी20 एशिया कप का आयोजन यूएई में किया गया था। और विजेता टीम के रूप में कौन रहा? तो विजेता टीम के रूप में पुरुष वर्ग में आप ध्यान रखेंगे श्रीलंका रहा, उप विजेता पाकिस्तान रहा। कौन रहा? उप विजेता पाकिस्तान रहा। अगर टी20 एशिया कप महिला के बारे में बात करें तो विजेता जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम रही। और सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम भी कौन है टी20 महिला कप का? तो ये भारतीय महिला टीम है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे 13वां वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2023 में आयोजित किया जाना है, यह कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया? देखिए यहां दिव्य कला पूछा जा रहा है, तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला गुजरात है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा मुंबई है, चौथा गोवा है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है दिव्य कला का। अब यहां दिव्य कला से आशय क्या है? तो दिव्यांगजन से संबंधित है। और यहां पर आपको याद रखना है 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो दिव्यांग हैं उनकी कलाओं का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसका नाम रखा गया है दिव्य कला मेला, जिसका आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली। कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और आपको यहीं से याद रखना है जो कर्तव्य पथ है इसी के समीप में इसका आयोजन किया गया है। यहां से आपको ध्यान रखना है कब से कब तक प्रारंभ किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे विश्व दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दिव्यांगजन दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1992 ईस्वी से दिव्यांगजन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में लुई ब्रेल दिवस आप याद रखेंगे। दिवस यह कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आप ध्यान रखेंगे यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 4 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। अब यहां आयोजन की बात हो रही है तो दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोजन है, उनको हम रिकॉल कर लें। अगर पूछा जाए आपसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है मित्रों, मोटे अनाज का फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया है। और वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। तो मोटे अनाज का फूड कॉन्क्लेव का आयोजन भी कहां किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में, आपको याद होगा हरियाली योजना जो कि पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। यहां कहां से प्रारंभ किया गया है? तो यह भी नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात कर लें गुजरात की, तो आपको भूलना नहीं है गुजरात में 2022 का डेफ एक्सपो
का आयोजन कहां किया गया है 2022 का? तो गुजरात के गांधीनगर में। कहां? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें यहां मुंबई की, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में यहां के मुख्यमंत्री जो हैं, नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है। कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो देवेंद्र फडणवीस ने। साथ ही साथ भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किस राज्य में चुने गए हैं? तो राहुल नार्वेकर हैं, जो कि किस राज्य से संबंधित हैं? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगर हम बात करें गोवा की, तो आप ध्यान रखेंगे सिग्मो महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो सिग्मो जनजाति जो है ये कहां पाई जाती है? गोवा में पाई जाती है। और इन्हीं के द्वारा सिग्मो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाल ही में गोवा में लूसोफोन महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। और लूसोफोन महोत्सव का क्या आशय है? ऐसा स्थल या ऐसे देश जहां पर पुर्तगाली का निवेश रहा हो, उपनिवेश रहा हो, उन जगहों पर या उन देशों में लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और गोवा में पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है, इसी कारण यहां भी लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया? यहां आपको ध्यान रखना है, यह पूछा जा रहा है लोंगेवाला। अब यहां आपको दे दिया गया है स्थल का नाम, राज्य का नाम भी, लेकिन प्रश्न में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पराक्रम दिवस लोंगेवाला में मनाया गया है, तो इस लोंगेवाला जो स्थल है इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है कि लोंगेवाला स्थल जो है ये कहां से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। और यहां पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यह पराक्रम दिवस का कौन सा क्रम था? हमारे विकल्प देखना है यहां कौन कौन है। पहला विकल्प हमारा 51वां है, दूसरा विकल्प हमारा 74वां है, तीसरा हमारा 15वां है और चौथा जो दिया गया है 17वां है। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, 51वां। ये वाला से क्या आशा है? तो आपको ध्यान रखना है 4 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के द्वारा राजस्थान का जो पोस्ट है लोंगेवाला में रात्रि के दौरान हमला किया जाता है। और यहां पर सीमित संसाधन से मात्र 120 सैनिकों के द्वारा पूरी रात उनको टक्कर दी जाती है, यहां तक कि उनको परास्त किया जाता है। और सुबह में जो हमारे पास संसाधन है वो हम तक सुबह तक पहुंचते हैं सैनिकों की मदद लिए। और उससे पहले ही भारत की जो सैनिक टीम थी वहां पर विजय हासिल कर चुकी थी। इसी पराक्रम को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को लोनेवाला पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले यहां पराक्रम दिवस से, और यह क्रम हमारा कौन सा है? 51वां है। अगर हम बात कर ले पराक्रम दिवस से, तो हाल ही में खूब चर्चा में यह दिवस रहा है, क्योंकि पहली बार इसे मनाए जाने की घोषणा 2021 में किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यह किससे संबंधित है? तो 23 जनवरी जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है। इसी जन्म दिवस के अवसर पर इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां पराक्रम दिवस से, तो आपको ध्यान रखना है पराक्रम दिवस से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से किसने संबोधित किया था? तो यह भी प्रश्न पूछा गया है। रूडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी उपनाम से संबोधित किया गया था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में किया गया था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। एक नारा और याद रखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। यह भी महत्वपूर्ण आपका नारा है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अन्य जो आपके क्रम दिए हैं इनको भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें 74वां हम लोगों ने हाल ही में पढ़ रखा है कि जो 74वां गणतंत्रता दिवस होगा इसके मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे अबुल हसन अल सीसी ये 74वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और ये कहां के हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और ये 74वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इनको निमंत्रित किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 15वां की अगर बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे आईपीएल का कौन सा संस्करण 2022 में खेला गया था? तो ये 15वां संस्करण था। और स्पॉन्सर टीम कौन थी? तो टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। और इसका आयोजन कहां किया गया था? यूएई में किया गया था। और विजेता टीम में कौन रहा? तो गुजरात वारियर जो है जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, यह टीम विजयी रही। और राजस्थान रॉयल जो है उप विजेता के रूप में रहा। इसी क्रम में अगला देख लेंगे 17वें की बात कर लें तो आप ध्यान रखना है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर है, इंदौर में किया जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। अगर बात की जाए कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भाप से संचालित अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यहां देखिए हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला दिया गया नासा, दूसरा दिया गया इसरो, तीसरा दिया गया जाक्सा, चौथा दिया गया रासकॉसमॉस। अब यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, जाक्सा। सबसे पहला हमारा जो आंसर यहां है, हम ये जानने की कोशिश करें कि निम्न में से जो अंतरिक्ष एजेंसियां दी गई हैं ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अगर हम बात करें नासा की मित्रों, तो अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न के माध्यम से देख रखा है कि पहले कल के एपिसोड में इसका जो स्थापना दिवस है ये गलत हो गया था। अब इसको पुनः सुधार कर लेंगे। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा है। अगर हम बात करें इसरो की मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होता है। और इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे बंगलुरु में है। और इसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो विक्रम साराभाई जो हैं ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। वर्तमान में कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे शोभनाथ जी जो हैं ये वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में आप डीआरडीओ को भी याद रखेंगे। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 1958 को होता है। और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो समीर कामत जी जो हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में हैं। अगर हम बात करें जाक्सा की, जो कि हमारा प्रश्न का उत्तर है, ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और विश्व में पहली बार भाप से संचालित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो ये जाक्सा के द्वारा किया गया है। अगर हम इसी क्रम में देखें जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। कौन है? जापान की राजधानी टोक्यो है। और वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे फूमियो
कसीदो जो हैं ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका रहा है जापान के, तो शिंजो आबे जी का रहा है। और इनका हाल ही में नारा जगह है, नारा में इनको गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद रखना है 2021 का पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था एकमात्र विदेशी के रूप में, तो शिंजो आबे जी को। और 2022 में नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें रॉसकॉसमॉस की, तो आप ध्यान रखेंगे ये रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम रॉसकॉसमॉस है। और रूस की राजधानी क्या है, तो आप याद रखेंगे मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है। और 5 सागरों का पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है, तो रूस की राजधानी जो मॉस्को है इसे 5 सागरों का पत्तन के नाम से जाना जाता है। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ प्रक्षेपण हुए हैं जो कि खूब चर्चा में है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए PSLV, यहां PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, आपको याद रखना है। यहां C-52 की बात करें तो 2022 का पहला इसरो के द्वारा EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 लॉन्च किया गया था। अगर बात करें PSLV C-53 को, तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-53 के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए PSLV C-25 को, तो आपको ध्यान रखना है MOM मास ऑर्बिटर मिशन जो कि 2013 में प्रारंभ किया गया था और हाल ही में इसरो के द्वारा इसे निष्क्रिय घोषित किया गया। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है PSLV C-54, अगर हम बात करें तो इसके द्वारा 9 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे पहला EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 है। दूसरा आप याद रखेंगे पिक्सेल का एक आनंद है, कौन है, आनंद है। तीसरा आप याद रखेंगे एस्ट्रोकाट के 4 उपग्रह। साथ ही साथ याद रखेंगे थाई बोल्ट के 2 उपग्रह। और आप याद रखेंगे भूटान देश का INS-2B, ये सारे 8 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, PSLV C-54 के द्वारा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और प्रक्षेपण से संबंधित प्रश्न है। यकीन मानिए अगर आपसे यहां से प्रश्न बनेंगे तो आपके गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को हम देखें। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अब यहां देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है अमित शाह, दूसरा दिया गया धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा दिया गया निर्मला सीतारमण, चौथा दिया गया अश्विनी वैष्णव। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर C सही होगा। निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें राजस्व खुफिया निदेशालय की, तो सबसे पहले जाने की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां इसका कार्य क्या है, आपको याद रखना है। अगर मादक पदार्थ साथ ही साथ सोना और नकली नोट जैसे तस्करी के वस्तुओं को रोकना जो है इसका क्या है, इसका मुख्य कार्य है राजस्व खुफिया निदेशालय का। इसी क्रम में अगर हम बात करें ये कौन सा स्थापना दिवस था इसका, तो ये 65वां, कौन सा स्थापना दिवस था, 65वां स्थापना दिवस था। और इसी के स्थापना दिवस के दौरान कौन गई हुई थी, निर्मला सीतारमण जी गई हुई थी। अगर हम बात करें यहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है ये निर्मला सीतारमण है। कौन है, निर्मला सीतारमण है। ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है वित्त
आयोग के बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 280। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगर पूछा जाए भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी, केसी नियोगी जी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे 15वां वित्त आयोग चल रहा है और एन के सिंह जी जो हैं ये भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और एन के सिंह का फुल फॉर्म नंद किशोर सिंह है, आपको याद रखना है। अगर बात आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया, तो चंडीगढ़ में किया गया। और जीएसटी काउंसिल का प्रमुख कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी काउंसिल के प्रमुख होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री जो हैं ये अमित शाह हैं और गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो आपको ध्यान रखना है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और शिक्षा मंत्रालय जो पहले की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, उसी का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया और इसके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर बात करें अश्विनी वैष्णव जी की, तो आपको याद रखना है केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। और रेलवे के सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं ये यहाँ के सीईओ हैं, आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। और इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ आज की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।